हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं HCV के सोल्यूशन सीरीज सेगमेंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 9 के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस। चैप्टर 9 क्या है हमारा? सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बच्चों से गलत हो जाता है। तो आज हम उनके ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे। अगली बार जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा? बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करो जिसमें लिखा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m समेशन ऑफ mi/ri। दूसरा इक्वेशन है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए दोनों इक्वेशन लिखी गई हैं। क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या बी गलत है, या बी सही है ए गलत है? तो देखिए, पोजीशन आप कहीं से भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो इक्वेशन लिखी है ये केवल और केवल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, और ये केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम में होती है। अगर आपको नॉन इनर्शियल में लिखना है तो आपको स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। सूडो फोर्स कंसीडर करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ए सही है, बी गलत है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करो जो आने वाले हैं। पहला, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब हो गया mv। v हमारा कांस्टेंट है, v हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया जीरो भी हो सकता है, मे बी जीरो हो, या फिर कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अगला स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, इसका मतलब वेलोसिटी इसका जीरो है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये वाला वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसकी आप हमेशा गारंटी नहीं ले सकते हैं। यही बात हुई ना। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए इंप्लाइज बी, ए होगा तो बी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट होने मतलब जीरो होना ही नहीं होता है, नॉन जीरो होना भी होता है, तो गलत है। ए मतलब नहीं है बी का, लेकिन ये कह रहा है बी भी मतलब ए नहीं है, तो गलत है। ए मतलब बी का, तो इसको गलत हो गया। बी मतलब ए लेकिन ए मतलब बी नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट देखना है। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। देखो यहां इसको समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक मास ये ले लिया, एक मास ये ले लिया, इसको m1 बोल दिया, इसको m2 बोल दिया। ये मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से, ये इस तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से। ठीक, तो इनका अगर मैं मोमेंटम लिखने जाऊं तो इनका मोमेंटम लिखूंगा क्या? m1 v1 इस तरफ, इसलिए माइनस, और m2 v2 इस तरफ लिखेंगे, ऐसा जाएगा। तो देखो इसकी पॉसिबिलिटी तो जीरो होने की है ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो कभी ना कभी तो जीरो हो ही सकता है, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इनकी वेलोसिटीज नॉन जीरो है, फिर भी जीरो है। पॉसिबिलिटी यही होता कि रेस्ट पर होता तब भी जीरो होता। चलो खैर, दूसरी बात हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? जब इन सब की वेलोसिटी ही जीरो हो जाए। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो मोमेंटम तो जीरो हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकता। समझ में? काइनेटिक एनर्जी तभी जीरो होगा जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, तो ए डज नॉट इंप्लाई बी। ठीक, ए इंप्लाई बी गलत हो गया। ए डज नॉट इंप्लाई बी बिल्कुल सही, लेकिन ये गलत हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पक्का वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला गड़बड़ हो गया। देखो तो ए इंप्लाइज बी, ये तो पहले ही गलत हो गया। बी इंप्लाइज ए, हाँ ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है मतलब वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम पक्का जीरो रहेगा, लेकिन अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने गारंटी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बच्चों से बहुत डाउट में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है एक और। बोला क्या गया है? कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस
काइनेटिक एनर्जी, दूसरा स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेन का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए। ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है इधर v वेलोसिटी से, ठीक है। इसमें दो लोग बैठे हैं भाई, ये है और इसका दोस्त, ये बैठे ही मान लो, और यहाँ पर कोई आपको देख रहा है। अच्छा, ये देखेगा तो क्या इसका मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन के साथ साथ जा रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में दोनों का मोमेंटम है। चलिए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली मोमेंटम है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन अब मैं कार में बैठ जाता हूँ, इसी ट्रेन में बैठ जाता हूँ, ट्रेन में बैठ के देखूंगा, मैं ट्रेन में बैठ के देखूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम जीरो, इसकी भी जीरो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो देखो, अगर हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो आ रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो दोनों ही कथन असत्य हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऑल द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन इज। बोल रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर हैं, तो आइए बना लेते हैं, हम अरेंजमेंट ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सारे पार्टिकल आर डिस्टेंस, तो इनको हम सर्किल पे बैठा हुआ नहीं मान सकते, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे अगर आर डिस्टेंस पे तो इनको सर्किल पे बैठा मान लो। तो सर्किल पे अगर सारे के सारे पार्टिकल बैठे हैं तो इसका सेंटर मास कहाँ आएगा? सिमेट्री से हमें पता है कहाँ आएगा, ओरिजिन पे आएगा, तो जीरो पे आएगा। तो आर इज इक्वल टू सेंटर मास पोजीशन आर पे तो होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ओरिजिन पे भी हो सकता है। अब एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। अगर मैं इसको बोल लूँ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं बोलूँ कि सारे पार्टिकल यहाँ बैठे हैं तो सेंटर मास आर डिस्टेंस पर हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता एक्स एक्सिस पर है तो सारे पार्टिकल, तो एक्स पे आर हो जाता, वाई इधर माइनस एक्स पे बोलते तो माइनस एक्स पे हो जाता सारे आर, और यहाँ रख देता तो भी सारे आर पे जाते। तो पॉसिबिलिटी है कि आर पर भी हो, पॉसिबिलिटी है एक, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आर पर हो। तो ग्रेटर देन आर और इक्वल टू ग्रेटर देन आर और लेस देन आर में सोचना है। देखो, लेस देन आर तो पॉसिबल है, ठीक है, कैसे? ओरिजिन पर आ गया। एक केस और मैं लेके दिखाता हूँ आपको, एक्स और वाई बनाता हूँ, बोलता हूँ आधा मास यहाँ है, आधा मास यहाँ है, तो ऑब्वियसली सेंटर मास लेस देन आर पे ही आएगा, वो भी बात सही हुई। ग्रेटर देन आर का कोई सिचुएशन नहीं बनता, अगर सबको मैं आर पे रख दूंगा तो बाहर जाने का कोई सिस्टम यहाँ बनता ही नहीं, तो ग्रेटर देन आर की कोई बात ही नहीं बन रही है। देखो, तो आपने देखा कि अगर सारे मास आर पर हैं तो हो सकता है ओरिजिन पर हो सकता है सारे मास आर पर हो, यहाँ सारे मास रख दो तब आर पे हो सकता है, यहाँ सारे मास रख दो तो भी आर पे हो सकता है ना। और अगर मान लो आधे आधे मास इधर, मतलब एक समझाने के इधर, तो भी मतलब लेस देन आर पे ही हो सकता है ना। तो ये लेस देन आर इक्वल टू आर वाला तो समझ में आता है, बाकी कोई ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, सर्कुलर प्लेट जिसका डायमीटर डी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट में रखा है एक स्क्वायर प्लेट के जिसका एच दे रखा है आपको डी लेंथ का, डेंसिटी सेम है और थिकनेस भी सेम है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट सिस्टम का बताना है कहाँ होगा। तो देखो, इसका अगर मैं एरिया लिखूं किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर मैं लिखूं एरिया तो क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसको हम डी ले लेते हैं, ठीक है ना, किताब में ए दिया लेकिन हम इसको डी लेते हैं, तो ये आ जाएगा। एरिया इसका बड़ा है, इसका छोटा है, और सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, हमेशा हैवी मास की तरफ होता है। तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा, इसका एरिया कम है तो इसका मास भी कम होगा, तो सेंटर मास कहाँ रहेगा, हैवी मास तरफ, हैवी मास तरफ इधर या इधर, इस तरफ रहेगा, सेंटर मास इधर रहेगा, इधर बोले तो स्क्वायर प्लेट के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया ये, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल, दो आइडेंटिकल पार्टिकल है, वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड अनदर हैज एन एक्सेलरेशन ए, द सेंटर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है इन्होंने। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 वेक्टर लगा देते हैं, डिवाइड बाई पूरा मास m1 प्लस m2, एग्री करते हैं। अब यहाँ जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो बोला एक रेस्ट पर है तो इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, जीरो हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मास से, तो एक्सलेशन क्या आएगा, a बाई 2 आ जाएगा। तो एक्सलेशन आ जाएगा a बाई 2, सिंपल। तो a बाई 2 हमारा एक्सलेशन आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें गलतियां भी हो जाती हैं, तो आप इसको अच्छे से देखते रहिए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? अब अगला क्वेश्चन दिख रहा है इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज। इंटरनल फोर्स कैन चेंज, क्या क्या है ऑप्शन में? लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, नाइदर द लीनियर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ। एक मान लो बम रखा है, क्या रखा है? ये यहाँ पर एक बम रखा है, ठीक है। अब ये जो बम रखा है, ये एक बम है, ये जो बम है ये भी रेस्ट पर है, तो इसका लीनियर मोमेंटम 0 है। लेकिन ये जब बम फट जाएगा, जब ये बम फट जाएगा तो दो पार्ट में मान लो हमने तोड़ दिया, समझाने के लिए दो पार्ट में तोड़ दिया। तो एक पार्ट बम का इधर गया, एक पार्ट बम का इधर गया, ठीक है। ये v2 वेलोसिटी से गया m2 मास, ये v1 वेलोसिटी से गया m1 मास। एक बात बताइए, पहले इसका मोमेंटम 0 था, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा, एक्सटर्नल तो नहीं लगा ना, इंटरनल फोर्स बात हो रही है, एक्सटर्नल तो नहीं लगा, तो बाद का मोमेंटम इसका 0 होगा। मतलब जितना मोमेंटम ये लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि dp बाई dt इज इक्वल टू होता है f 0 हो गया इसलिए dp हो गया 0, मतलब p हो गया कांस्टेंट, ये कह रहे हैं। तो मोमेंटम कांस्टेंट f यहाँ एक्सटर्नल होता है, इतना ध्यान रखना। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कोई थी? नहीं थी, लेकिन इसकी तो है हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गिवन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन लीनियर मोमेंटम दोनों का 0 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम में तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? अ बुलेट हिट्स अ ब्लॉक kept at rest on a smooth horizontal surface and gets embedded into it. Which one of the following does not change? एक ब्लॉक है यहाँ रखा है, एक बुलेट आती है यहाँ पर ऐसे, इसको हिट करती है, हिट करने के बाद इसी के अंदर रह जाती है, इसी के अंदर रह जाती है। तो ये किसी v वेलोसिटी से नहीं लग जाएगा, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, लीनियर मोमेंटम आ गया ना। तो लीनियर मोमेंटम में भी चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या इसकी हाइट वाइट बढ़ा दिया, मतलब इसको उछाल दिया क्या इसने? ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं चेंज किया, लेकिन टकराया तो इसमें आग वाग लग सकती है, गर्मी हो सकती है, कुछ और भी तो हो ही सकता है ना, टेम्परेचर तो चेंज हो ही सकता है, बस खाली चेंज नहीं हुआ केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? A uniform sphere is placed on a smooth horizontal surface. ध्यान देने वाली बात है, smooth horizontal surface, and horizontal force F is applied on it at a distance h above the surface. The acceleration of the center. तो देखो ये अगर स्मूथ सरफेस पे रखा है और मैंने यहाँ सेंटर से h हाइट पर फोर्स लगाया है F, कोई और फोर्स लग रहा है क्या? वेट नॉर्मल इधर लग रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो बस बात खत्म। F इज इक्वल टू एम ए, कोई फोर्स नहीं लगा तो F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम, उसका हाइट वाइट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये रफ सरफेस होता तो इसमें फ्रिक्शन आता, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिपेंड करता हाइट पर। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है हाइट पर डिपेंड करता, तब एक्सेलरेशन डिपेंड करती कहाँ लग रहा है फोर्स, कहाँ नहीं लग रहा है। वो हम रोटेशन वाले चैप्टर में दिखाएंगे आपको। अभी इतना आप समझ सकते हैं ना कि फ्रिक्शन आएगा ही नहीं आएगा अगर रफ होता, तो स्मूथ है इसलिए नहीं आ रहा, रफ होता तो आता, तो फिर काम बन गया हमारा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इंडिपेंडेंट है हाइट से, ठीक है, फ्रिक्शन होता तो हाइट पे डिपेंड करता। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे जो आया है, अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्ट टेकन टुगेदर शिफ्ट हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स। देखो एक बॉल था, ये नीचे की तरफ गिर रहा है यू वेलोसिटी से, क्या कोई इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है? नहीं है। अब ये फट गया,
एक टुकड़ा हो सकता है इधर गया हो, एक टुकड़ा हो सकता है इधर गया हो, ठीक है, M2 और M1 मास का। समझ में आया? अब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो देखो हमें एक बात अच्छे से पता है, F इज इक्वल टू होता है dp/dt। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा। इस बात का आपको अंदाजा अच्छे से हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो अभी भी इन दोनों का नेट मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में और इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में बराबर बराबर रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले से कोई मोमेंटम एक्स डायरेक्शन था नहीं और कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स आया नहीं। तो जब इसका कोई वेलोसिटी ही नहीं आया एक्स डायरेक्शन में तो शिफ्ट कहाँ से करने लग गया? नहीं शिफ्ट करेगा, जैसा था वैसे ही सेंटर मास वैसा का वैसे ही मूव करके आएगा। तो डज नॉट शिफ्ट, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, बस बेसिक इस बात को आप अच्छे से समझो, कभी गलत नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या गया, एक बॉल को रखते हैं क्लोज बॉक्स के अंदर और बॉक्स में वो खूब कोलाइड कर रहा है, ठीक है। A ball kept in a closed box moves in the box making collisions with the walls. The box is kept on a smooth surface. The velocity of the center of mass. तो इस बॉक्स के अंदर इस बॉल को रखो और ये बॉल जो है अपना खूब कोलाइड करे, इससे दीवार से अपना इधर उधर आया जाए, टकराए टकराए टकराए। एक बात बताइए, ये जो बॉल है और बॉक्स, इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो क्या कोई बाहर से कोई फोर्स लगा? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको हमने रख रखा है कहीं स्मूथ सरफेस पे, तो कहीं कोई फोर्स लगा? किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा। यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया। तो इस बॉल और बॉक्स के अरेंजमेंट में कोई फोर्स नहीं लगा। जब फोर्स नहीं लगता है तो अभी हम बात करके आए कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हाँ, सिस्टम के मोमेंटम को अगर हम ब्रेक करके लिखें, बॉक्स का मोमेंटम प्लस बॉल का मोमेंटम, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है ये घट जाए, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, ये घट जाए, ये सब चलता रह सकता है, लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स नहीं, केवल बॉक्स की नहीं, बॉक्स प्लस बॉल, हाँ मिला के दोनों का सही रहेगा, केवल बॉल का नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात सही रहेगी। ऑफ द बॉल ये नहीं मूव करेगा तो चेंज हो जाएगा। तो केवल बॉल प्लस बॉक्स के सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल। अगर खाली बॉक्स पे देखो तो बॉल फोर्स नहीं लगा रहा है, खाली बॉल पे देखो तो बॉक्स नहीं फोर्स लगा रहा है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसलिए कांस्टेंट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस। एक बॉडी रेस्ट पर है और दो इक्वल मास में ब्रेक हो रही है। द पार्ट्स विल मूव। पार्ट्स कैसे मूव करेंगे? तो देखो पहली बात, एक बॉडी रेस्ट पर रखी थी, इसका मोमेंटम शून्य है, ये ब्रेक करता है इक्वल मासेस में, ये भी मास सेम है। तो पहले इसका मोमेंटम शून्य था तो बाद में भी शून्य रहेगा, क्योंकि कहीं किसी तरह कोई फोर्स है नहीं एक्सटर्नल, इंटरनल छोड़ो एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। तो जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही मोमेंटम तो इसका भी होना पड़ेगा दूसरे वाले का, तभी कैंसिल करेगा। मतलब u1 वेक्टर, अगर हम इसको ऐसे सम कर दें तो बोले u1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ u2 वेक्टर बोलना पड़ेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो। मतलब u1 के जस्ट अपोजिट चलना चाहिए u2, तो मतलब ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक ही लाइन में होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम डायरेक्शन में नहीं, अलॉन्ग डिफरेंट लाइन नहीं, एक ही लाइन में चलना पड़ेगा तभी तो कैंसिल करेंगे, नहीं। इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स, सही है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इनको हमें जीरो करके दिखाना है। एनी हाउ इक्वल मास है, तब अनइक्वल होते तो क्या हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन में तो तब भी चलना पड़ता, लेकिन अनइक्वल स्पीड से चल जाता, तो ये डी वाला आपका सही आ जाता। लेकिन यहाँ पर इक्वल मास दे रखा है, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। A heavy ring of mass m is clamped on periphery of light circular disk. A small particle having equal mass is clamped at the center of the disk.
द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच अ वे दैट द सेंटर मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड, वी कंक्लूड दैट। तो देखो पहले मैं आपके लिए एक डिस्क बना देता हूँ। ये डिस्क है हमारे पास, ये डिस्क हो गया। अगर ये डिस्क है हमारे पास, तो ये कह रहे हैं एक मास जो है, हमने रिंग लगा रखी है यहाँ पे, कहीं एक रिंग मान लो यहाँ पे लगा दी इन्होंने m मास की, और कह रहे हैं इसके सेंटर पर एक छोटा सा लेकिन इक्वल मास यहाँ हमने रख रखा है m। एक बात बताइए, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो है सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है r रेडियस के, तो ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है r रेडियस के। कौन? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास COM का मास कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ m होगा, क्योंकि दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास वो इमेजिनरी पोजीशन होता है जहाँ पे पूरा मास रखा हुआ, मान लेते थे यहाँ 2m मास रखा हुआ है, ऐसा हो गया। चलिए, ये सर्किल पे मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, तो ये v वेलोसिटी से सर्किल पे मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो F की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? मास 2m हो गया, एक्सेलरेशन v²/r हो गया। इतना फोर्स होगा तभी ये सर्किल पे चल सकता है, अदरवाइज चल नहीं सकता है। तो ये इंटरनल फोर्स होगा क्या? नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा। कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, समझे? सेंटर ऑफ मास पे इतना फोर्स आना चाहिए, चाहे जैसे आए। इंडिविजुअल पे नहीं बोल रहे, इंडिविजुअल पे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, सेंटर ऑफ मास में नेट फोर्स इतना आना चाहिए, टुवर्ड सेंटर होना चाहिए इतना, एनी हाउ। तो mv²/r सेंट्रल पार्टिकल पे नहीं, 2mv²/r सेंट्रल पार्टिकल पे नहीं, सेंट्रल पे नहीं, यहां पे नहीं, सेंटर ऑफ मास पर, सी। सिस्टम बोले तो सेंटर ऑफ मास पर, इतना रिंग पर नहीं, सेंटर ऑफ मास पर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन कोलिजन। कोलिजन में कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं? तो देखो, कोलिजन हो रहा होता है तो हम मानते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, पहली बात। ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है? मोमेंटम कांस्टेंट होता है। बाकी चीज़ें आप देखो क्या है, कोलिजन के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, किसी तरह कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर पहले और बाद में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। अगर मान लो इनइलास्टिक हो गया तो एनर्जी का कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा। तो कोलिजन का टाइप तो नहीं बोला यहाँ पे, तो हम आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि मोमेंटम नहीं चेंज होगा, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो कौन सी चीज़ चेंज नहीं रहेगी? मोमेंट, मतलब कौन सी चीज़ चेंज मतलब कांस्टेंट रहेगी? मोमेंटम। बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस मूविंग विद वेलोसिटी v emits an alpha particle. Let the velocity of alpha particle and remaining nucleus is v1 and v2. The masses be m1 and m2. तो देखिए एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस हमारे पास है m1 प्लस m2 मास का। ठीक है, और ये जा रहा था किसी v वेलोसिटी से, यहाँ इसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, तो m1 मास v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, हमें नहीं पता किधर जा रहा होगा, हम ऐसे मान लेते हैं। और जो m2 मास है वो v2 से जा रहा है, मान लो जा रहा होगा, हमें क्या मतलब है। इसको थोड़ा डायरेक्शन में बदल देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना लगे, इधर। ठीक, अब कोलिजन हो रहा है, इसको आप कोलिजन के क्वेश्चन जैसे ही ट्रीट कर सकते हैं। मास इजेक्शन मतलब कोई पार्टिकल निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, इसमें आप कोलिजन जैसा समझ सकते हैं। वैसे भी अगर आप कुछ नहीं समझना चाहते तो ये तो आप समझ ही रहेंगे, कोई फोर्स एक्सटर्नल यहाँ आया नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। हम इसलिए कोलिजन कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कोलिजन से कंसेप्ट से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा पहले और बाद का।
तो पहले लिखेंगे क्या, m1 प्लस m2 v वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। मतलब v1 वेलोसिटी को कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया गया, v2 वेलोसिटी को कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये m1 प्लस m2 v वेक्टर के बराबर आया। मतलब ये पूरा वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है। ये तो खाली मैग्नीट्यूड बता रहा है ना। v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर को आप इसके बराबर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कुछ और वेक्टर हो जाएगा। m1 v1 कुछ और बन गया, m2 v2 कुछ और बन गया, इसकी लेंथ कुछ और हो गई, कुछ मैग्नीट्यूड कुछ और हो गया, तो मतलब डायरेक्शन में चेंज आ सकता है ना। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर जो नया वेक्टर आया होगा वो उस v वेक्टर के पैरेलल होगा, और बोला जाए तो इस पूरे वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं a v वेक्टर इज इक्वल v वेक्टर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों, देखो एक इधर उड़ गया, एक इधर उड़ गया, जा सकता है, ओवरऑल रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, तो गलत हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नन ऑफ द टू ऑफ v1 एंड v2 टू ईच अदर। सो ये भी बेकार है। ठीक है, यहाँ पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल छपा नहीं इसलिए गड़बड़ है। v1 प्लस v2 वेक्टर मस्ट बी की कोई गारंटी नहीं है। v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर की बात नहीं कर रहे हम, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसकी बात करो तो मान भी सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 पैरेलल होना चाहिए किसके, इसके, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम कैनन विद ए वेलोसिटी v at an angle theta with horizontal direction. At a highest point, it explodes into two pieces of equal masses. One of the piece retraces its path. ठीक है, the speed of the other part immediately after collision. तो यहाँ से अगर हमने इसको फेंका है तो ये मान लो 2m मास रहा होगा पहले, और ये v cos थीटा वेलोसिटी से आ रहा है, फट गया। जब यहाँ फट गया और अपने पाथ को एक रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या, जब एक फट गया तो ये v cos थीटा से ही वापसी आ रहा होगा, तभी तो यहीं आके गिरेगा, नहीं तो गिरेगा कैसे। अब इसका पता नहीं क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हुई होगी कुछ v11, ये m मास है, ये भी m मास है। ठीक है, तो कोलिजन के जस्ट पहले जस्ट बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं। 2mv cos थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ आ रहा है इसलिए माइनस mv cos थीटा प्लस mv1, ये हो जाएगा। तो इसको इस तरफ ले आइए, 3mv cos थीटा, तो v1 इज इक्वल टू 3v cos थीटा हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 3v cos थीटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, लीनियर मोमेंटम लगाना है, कंजर्वेशन, और आंसर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक की बात कर रहा है, कोलिजन का टाइप डिसाइड कर दिया इन्होंने। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, किसी तरह कोई पोटेंशियल एनर्जी में लॉस या चेंज नहीं हो, मतलब किसी तरह कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी आती नहीं है इनिशियल और फाइनल में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन, नहीं, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी नहीं कांस्टेंट रहती, जैसे ये बॉडी आई इस बॉडी से टकराने के लिए, फिर टकरा रहा होगा तो ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉडी एक साथ चल रहे होंगे, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो पूरे कोलिजन के दौरान नहीं, इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ और यहाँ, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन तो मोमेंटम में वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब इसकी भी आप कोई गारंटी थोड़ी ना ले सकते, पहले बढ़ी घटी, यहाँ पे अब कहीं किसी पर्टिकुलर जगह बताओ तो हम बताएं, है ना, तो इसके बारे में बात करना बेकार है। तो इनिशियल और फाइनल चलेगा, ठीक है, बराबर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन बताइए क्या होगा। द काइनेटिक एनर्जी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब ये गलत हो गया,
द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब इसका मतलब इनइलास्टिक हुआ, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में गया, तो टोटल एनर्जी का कुछ पोर्शन पोटेंशियल में गया, तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ कम जरूर हो जाएगी। काइनेटिक थ्रू आउट फिर भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये सब बातें तो बेकार ही हो गई, ये सही हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। ऑब्जेक्टिव 2 में क्या है, मोर देन वन करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इट फॉलोज दैट, सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल का ओरिजिन पे है, इसका मतलब क्या है। द नंबर ऑफ पार्टिकल टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या मतलब है, अब हो सकता है राइट साइड में हल्के हल्के पार्टिकल हों और लेफ्ट साइड में हैवी हैवी पार्टिकल हो, तो गलत है। द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल एट राइट साइड ओरिजिन सेम टू द लेफ्ट साइड। देखो सेंटर ऑफ मास की जब पोजीशन निकालते हैं क्या लिखते हैं, m 1/m, और यहाँ क्या लिखते हैं, समेशन लिखते हैं, i इज इक्वल टू 1 से n तक MIRI लिखते हैं। खाली m पे डिपेंड नहीं करता, खाली r पे डिपेंड नहीं करता, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अब टोटल मास तो मान लो लेफ्ट राइट बराबर कर दी, इनकी पोजीशन भी बराबर है, क्या हो सकता है यहाँ पे जितने मास हैं उतने मास यहाँ रखो, लेकिन यहाँ वाले मास यहाँ पे आके रख दो, दूर दूर रख दो, तो ओरिजिन थोड़ी ना आएगा, तो इधर आएगा, नहीं, गलत हो गया। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू द वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल रखोगे, वाई एक्सिस पे रखोगे, तो सेंटर मास तो कहीं इस जगह पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा कहीं पे, अगर इधर रखते हो तो इस क्वाड्रेंट में आता है ना, तो ओरिजिन पे तो नहीं आएगा। if there is a particle on positive x axis, there must be at least one negative x axis। अब यार एक बात बताओ, इससे भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि अगर बहुत सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस पर हों तो एक पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है। अब एक पार्टिकल कहाँ हो उस पर भी तो डिपेंड करता है। अब मान लो चलो हमने कहा ठीक है, सजा दिया यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, एक पार्टिकल नेगेटिव पे रख दिया इस साइड, तो उससे पूरा हो जाएगा क्या, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चारों ही गलत हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पे है, अ बॉडी हैज़ इट्स सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन, सेंटर मास ओरिजिन पर है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल का, तो देखिए मे बी ऑल पॉजिटिव। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, इसका मतलब क्या है, इस साइड जैसे पार्टिकल फैले हैं, उस साइड जैसे पार्टिकल फैले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कुछ एक जैसा हो। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं एक्स सी यहाँ 0 होना चाहिए। एक्स सी 0 कब होगा, जब 1/m लिखोगे, MIXI इसका समीशन 0 हो जाए, मतलब MIXI मतलब M1 X1 M2 X2 और M3 X3 ऐसे सम करके 0 करना है हमें। मतलब MX वाले जितने क्वांटिटी इधर हो, MX वाले क्वांटिटी उतने इधर भी होने चाहिए, तभी होगा, ठीक है। तो सारे के सारे पॉजिटिव पे तो रहना अच्छी बात नहीं, सारे के सारे नेगेटिव रहना अच्छी बात नहीं। हाँ, कुछ पॉजिटिव पे हो, कुछ नेगेटिव पे हो। मे बी ऑल नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोला है, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कुछ ओरिजिन पे हो, कुछ ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे, ठीक है। हाँ, हो सकते हैं सबके सब ओरिजिन पे ही हो, ठीक है। मे बी पॉजिटिव फॉर सम केसेस एंड नेगेटिव अदर केसेस, ये वाली बात होगी, चलेगा। सारे के सारे नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ओरिजिन पे भी होना, ठीक है, 0 भी होना हो सकता है ना, इसलिए ध्यान रखना। ऑल नेगेटिव, मे बी ऑल नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, मे बी ऑल पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव वाला चलेगा। नॉन नेगेटिव में 0 भी आता है, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, सी और डी हो जाएगा फिर। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड इज सर्टेनली नॉट एट इट्स सेंटर। किस केस में सेंटर पे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। द डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मान लो रॉड जो है, ये रॉड जो है, ठीक है, ऐसे रखी हुई थी, अब सेंटर ऑफ मास और रॉड के सेंटर पे होना चाहिए था, वैसे यूनिफॉर्म होती है सेंटर पे होती है, लेकिन अब क्या है, यहाँ से हल्की है लेकिन यहाँ खूब भारी हो रही है, तो देख क्रिकेट का बैट सेंटर पे तो नहीं आएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट तो सेंटर पे नहीं होगा। डेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम
द डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इधर से इधर डिक्रीज करे तो अब इसी चीज़ को उल्टा कर दो और क्या भाई, यहाँ कर दो, तब सेंटर मास इस साइड कहीं हो जाएगा, सेंटर पे तो नहीं होगा। चलो, डेंसिटी डिक्रीज करे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर एंड देन इंक्रीज। अब कह रहे यहाँ से डिक्रीज करते हुए जाए और फिर यहाँ से इंक्रीज करते चले जाए, मतलब जैसा ऐसे है ये, जितना यहाँ से घटा उतना ही यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तब तो बीचों बीच में आ जाएगा ना। जितना पैटर्न यहाँ कम हुआ था उतना यहाँ बढ़ गया तो बीचों बीच में आ जाएगा। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब पता लगा यहाँ कम, यहाँ बढ़ता चला गया, फिर यहाँ पे घटता चला गया, मतलब ऐसा कुछ बना दो ऐसे, यहाँ खूब सारा डेंस है, फिर यहाँ पे हल्का होता चला गया, फिर यहाँ खूब सारा डेंस है, इधर हल्का चला गया, तब भी तो सेंटर पे रहेगा। सिमेट्री एक ही जैसा, अगर एक ही जैसा मास पैटर्न यहाँ है, एक ही जैसा मास पैटर्न यहाँ, तो सेंटर पे रहेगा ना। लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड मास का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है तो सेंटर पे नहीं रहेगा, इसलिए ए बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए आ गया। इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन सिस्टम हैव जीरो रिजल्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, एफ की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब डी पी बाई डी टी जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन भी शून्य होगा। ठीक है, लेकिन ये कहाँ बताया गया है कि रेस्ट पे ही रहेगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम जीरो होने की थोड़ी ना बात हो रही है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम कांस्टेंट भी हो सकता है, में मूव हो सकता है, ये बेकार है, एक्सेलरेट तो करेगा ही नहीं। ठीक है, मस्ट नॉट मूव की बात गलत है, हाँ मे बी इन रेस्ट चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स की वैल्यू है, तो जब नॉन जीरो फोर्स हो गया तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ हो गया, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन तो होगा, और नॉन जीरो है तो ऑब्वियस है वेलोसिटी में चेंज भी आएगा, वेलोसिटी बदलेगी भी। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, किसी इंस्टेंट जीरो, लेकिन आगे हो सकता होती रहे, चेंज होती रहे। नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, दस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी वी नॉट एंड ए नॉट एट एन इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी हो सकता है जीरो, लेकिन किसी इंटरवल में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, किसी इंटरवल में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, चेंज होती रही। जैसे पत्थर फेंकते हो ऊपर जाके रुक जाता है, किसी इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन ग्रेविटी तो लग रहा होता है ना, वैसे ही केस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो गलत है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो चलेगा, वेलोसिटी जीरो चलेगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो चलेगा, वेलोसिटी ये भी चलेगा। हो सकता है भाई कांस्टेंट, अभी इस समय कुछ वेलोसिटी हो, पॉसिबिलिटी दोनों है ना, हो सकता है वेलोसिटी भी हो सकता है वेलोसिटी ना हो, दोनों बातें हो सकती थी। समझ में आ गया ना आपको। देखो किसी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है, इंटरवल में नहीं बात कर रहे, लेकिन किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हो ही सकता है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे सामने, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन एयर, दो बॉल को हवा में फेंक दिया गया। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल वाइल इन एयर। तो देखो दो बॉल को अगर आपने हवा में फेंका है, ड्रैग वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो एक मान लो ऊपर भी जा रहा होगा, एक अगर नीचे भी जा रहा हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों पे ग्रेविटी नीचे ही लगेगा, दोनों पे ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लगेगा। तो क्या आएगा, m1 माइनस जी m2 माइनस जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 a1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस जी ही तो आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी ही आएगा। ठीक है, डायरेक्शन वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हाँ अगर एयर का ड्रैग बोला जाता, कंसीडर करो, एयर का ड्रैग कंसीडर करो, तब हो सकता है डिपेंड करता। ठीक है, लेकिन एयर के ड्रैग वगैरह की बात कंसीडर करने के लिए नहीं बोला गया है। अब सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, अ ब्लॉक मूविंग इन एयर ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स एंड द पार्ट सेपरेट्स। अब कोई बॉडी ब्रेक हो रहा है, इतनी देर में हमें समझ में तो आ ही गया होगा कि इंटरनल फोर्स की वजह से सब कुछ हुआ, एक्सटर्नल तो लगा नहीं, तो लीनियर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, बिल्कुल सही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, क्योंकि देखो केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, गलत है।
टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज, बिल्कुल नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज, अगर पहले मस्ट चेंज सही, पहले मूव कर रहा था, ब्रेक कर गया, तो ऑब्वियस है एक इधर गया एक उधर गया, कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई जरूर है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जरूर होगा। जैसे रखा हुआ बम फट गया तो काइनेटिक एनर्जी आई, वैसे चलता हुआ बम फट गया तभी काइनेटिक एनर्जी आई, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन इनिशियल और फाइनल ड्यूरिंग कोलिजन, जब दोनों बॉल एक साथ चल रहे होंगे, दब रहे होंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा हो, तब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अगर बोलते इन एन इलास्टिक कोलिजन इनिशियल एंड फाइनल तब सही रहता, लेकिन हमेशा नहीं। लीनियर मोमेंटम तो खैर मान लो हमेशा ही सही रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है, एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, वो इंटरनल होता है। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। द फाइनल लीनियर, ऑब्वियस है, हमेशा ही रहता है, वो लीनियर मोमेंटम हमेशा रहता है, इनिशियल भी, फाइनल भी, ड्यूरिंग भी। तो इनिशियल भी रहता है, फाइनल भी रहता है, ड्यूरिंग भी रहता है, कब? जब हमारा बॉडी कोलाइड करता है तो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल इनिशियल और फाइनल रहता है। ड्यूरिंग कोलिजन, जैसे कोई दो बॉडी, एक बॉडी से टकराती है, जब टकरा रही होती हैं उस समय दबा रही होती हैं, खिंच रही होती है, कुछ तो कुछ हो रहा होता है ना, इसलिए ड्यूरिंग कोलिजन नहीं होता है। और इसको समझने के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझिए, सबसे बढ़िया रहता है। ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ये इससे आके टकरा रहा है, इस वाले से M2 से, ये M1 वाला, तो इनिशियल ये है, अभी दब छुआ नहीं इसको, जैसे छुएगा तो ये स्प्रिंग दबना शुरू होगी, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद ये खुलना शुरू होगा, कुछ कुछ होगा, तो अभी देखो इस समय स्प्रिंग दब रही है ना, वो मान लो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बॉडी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फिर बाद में जब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर से देखो, तो इस जगह ये इनिशियल एंड फाइनल है, ड्यूरिंग कोलिजन में नहीं, ड्यूरिंग कोलिजन में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बॉल हिट्स अ फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन, हिट करता है फिर ये चला जाता है। तो देखो, जब हम बात करते हैं F इज इक्वल टू dp/dt की, तो हम किसकी बात करते हैं? पूरे सिस्टम पे फोर्स की बात करते हैं और पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करते हैं, है ना। तो मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर, नहीं, बॉल का नहीं, सिस्टम का। सिस्टम बोले तो बॉल टकराने आ रहा अर्थ से, तो बॉल और अर्थ के मोमेंटम की बात करेंगे हम, वो कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअली बॉल का, तो बॉल के लिए देखो ये इसने नॉर्मल लगा दिया ना, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। अर्थ के लिए इसने नॉर्मल लगाया ना, तो अर्थ का भी नहीं कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अर्थ का मास ज़्यादा होता है इसलिए वेलोसिटी में चेंज नहीं आता ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होगा, हमें पता नहीं चलता। जैसे आप अपना सर मारो दीवार पे, दीवार थोड़ी सी तो हिलती ही है ना, इसलिए कुछ ना कुछ तो मोमेंटम आता है, मास ज़्यादा इसलिए वेलोसिटी कम आती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल, बॉल का नहीं, सिस्टम का, अकेले बॉल का कैसे कंजर्व रहेगा, ठीक है। द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ, हाँ बात समझ में आ गई, बॉल और अर्थ का, दोनों का मिला के रहेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बॉल से आगे टकराता है तो अर्थ में कुछ नहीं होता, अर्थ में वेलोसिटी आती है बहुत कम आती है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड अर्थ वो भी सेम रहेगा, टोटल एनर्जी बात हो रही है ना, वो सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ बॉडी मूविंग टूवर्ड्स अ फाइनाइट बॉडी, एक बॉडी एक फाइनाइट बॉडी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एट रेस्ट विद इट इज पॉसिबल दैट, एक बॉडी है किसी लिमिटेड साइज की बॉडी की तरफ मूव कर रहा है और वो रेस्ट में कोलाइड कर रहा है, दोनों बॉडी रेस्ट पे आ जाएंगी? नहीं, मोमेंटम बेकार हो जाएगा, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे समझोगे? दोनों बॉडी कोलिजन के बाद मूव करें, हाँ हो सकता है, दोनों टकराएं, दोनों मूव करने लग जाए, होता ही ऐसा, ठीक है। द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड स्टेशनरी बॉडी कम्स टू मूव, हाँ हो सकता है, ये एम मास की बॉडी है, ये एक एम मास की बॉडी से टकरा गई, यू वेलोसिटी से आई थी, जब सेम मास टकराते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज होते, ये रुक जाएगा, ये चल जाएगा, ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर डिफरेंट होते दोनों चलने लगते, तो इसका मतलब दोनों मूव करने लग जाएंगे। और ये वाला द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, ये सही है। द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, नहीं। हाँ, अगर ये बहुत हैवी होता, जैसे दीवार टाइप का होता, बहुत हैवी होता, जैसे हम बोल सकते हैं एक बॉल आके पृथ्वी पे आके टकरा गई, ठीक है ना, उस केस में ये आता और ये टकराता तो ये बाउंस बैक करके चला जाता और इसको कुछ नहीं होता, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो रहती। लेकिन अब की यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है।
इसके लिए इसको बहुत हैवी होना पड़ेगा, बहुत हैवी, बहुत अनडिफाइंड टाइप का मास होना पड़ेगा ना, इसलिए बी और सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। इन हेड ऑन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मास की बॉडी, जब दो बॉडी इक्वल मास की होती है तो वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज करती है, ठीक है। ऑब्वियसली स्पीड बोल तो इंटरचेंज करती हैं, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली तो वो लोग मोमेंटम भी इंटरचेंज कर देते हैं। अब जैसे अब ये u1 से आ रहा था, इंटरचेंज ही कर रहे हैं, और ये m था, ये u2 जा रहा था, ये फास्ट था, ये स्लो था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला स्लो हो गया और ये वाला फास्ट हो गया, वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली, मतलब फास्ट स्लो, स्लो फास्ट, ये भी सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है, कैसे करना है और क्या कंसेप्ट मेन लगता है। यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है, dp/dt इज इक्वल टू फोर्स, और थोड़ा बहुत आपको देखना होता है, इनिशियल कंडीशन में पूछ रहा है, फाइनल पूछ रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन पूछ रहा है, और सेंटर ऑफ मास में पोजीशन में थोड़ा इमेजिन करना होता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। आई होप आपको थोड़ा मज़ा आया होगा। ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।